जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिलेटेड सारे समाधान हो रही है। जैसे कि आपको एग्जैक्ट आर्मी के एग्ज़ाम में कैसे पेपर आते हैं उसका मॉडल सेट प्रैक्टिस, कौन कौन सी क्वेश्चन कितने सेट आते हैं उसकी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है आपको। तो वैसे ही फिर से कंटिन्यू करते हुए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 50 क्वेश्चन का महामैराथन है। आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन का महामैराथन है, जिसमें ये क्वेश्चन आर्मी पेपर पे बेस्ड है, जो आपके रियल एग्ज़ाम होते हैं उस पर बेस्ड है, और जो कि एएमसी सेंटर में भी जो बहाली हो रही है उसके लिए, एआरओ के लिए, जेडआरओ के लिए, ये सारे भर्ती के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जैक्ट आ रही है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, और 50 क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसके रिलेटेड, जैसे कि आपको सभी को पता है जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में बनते हैं उसको मैं प्रॉपर रिटेन सॉल्व करता हूँ और आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उसके पहले बिना लेट किए हुए, अगर कोई भी भाई न्यू आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो कल की आने वाली वीडियो है आपको जल्द मिले और आपकी एक गाइडेंस अच्छी मिल सके, जो कि ज्वाइन आर्मी चैनल देती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो आप सबको पता होगा कि अमोनिया का NH3 है। ठीक है, अमोनिया का NH3 फार्मूला है, जो कि ऑप्शन बी है। फिर इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आर्मी के एग्ज़ाम में। भाइयों देखो, मैं बहुत लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आने वाली है, क्योंकि मुझे आपको एक प्रोफेसर नहीं बनाना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को एक वर्दी दिलाना है। तो मेरा थॉट क्या है कि आपको वर्दी पहनाना है। तो इसी थॉट से मैं काम करता हूँ। उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका मैं क्लियर गाइडेंस दूंगा और क्लियर कट आपको बताऊँगा कि क्या कैसे होंगे। तो चलो कंटिन्यू रहो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, वो NH3 हो गया। इससे रिलेटेड क्या आएगा कि अमोनिया गैस का स्वभाव कैसा होता है, जो नेचर होते हैं अमोनिया गैस का वो कैसा होता है। तो वो बेसिक होता है। सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी देख रहे हैं, जिनके पास नोटबुक नहीं है, प्लीज़ अगर नोटबुक जैसी होती है फिर से आप नोटबुक में देखकर इसको नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, इसके कारण नहीं लिख पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से ये करो, वीडियो पॉज करके देखो, स्क्रीनशॉट करो, जैसे करना है आप सारे क्वेश्चन को कवर करना है। ये हो गया कि अमोनिया जो गैस है उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि अमोनिया का जो आम दैनिक जीवन होते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, सफाई में भी करते हैं, और मोस्टली हम लोग करते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइज़र जो उर्वरक बोलते हैं, उर्वरक, उसके रूप में अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन का मैं दो आंसर बताते चलूँगा, दो क्वेश्चन रिलेटेड बताते चलूँगा। जैसे कि इसका अमोनिया का नेचर कैसा है, वो बेसिक हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि इसका जो यूज कहाँ होता है, वो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, और एक तो ऑलरेडी ये पूछा गया है।
ठीक है, तो ऐसे ही बताते चलूँगा। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा आपको। फिर चलते हैं, फास्टली कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है। जो अम्ल वर्षा होती है उसके जिम्मेदार गैस कौन सी है, वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल बनते हैं। अम्ल वर्षा जो होती है उसमें कौन सा अम्ल बनते हैं, तो कौन सी अम्ल बनते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। सल्फ्यूरिक, थोड़ा सा पेन दिक्कत हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा में ये दो गैस बनते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि अम्ल वर्षा में जो स्मारक होते हैं, जैसे कि कोई स्टैचू है, मोमेंटम्स है, तो उसको कैसे नुकसान पहुंचती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अम्ल वर्षा हो रही है तो अम्ल वर्षा में पत्थरों को घींच देती है। मतलब जो स्मारक होते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मारक हो गया, तो उसमें क्या होता है, अम्ल वर्षा में जो जैसे लेयर पे पड़ती है तो उसको लेयर को घींच देती है, उससे थोड़ा सा उसको नुकसान होती है स्मारक ये सबको। ये क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन, सांद्रता की इकाई क्या है। सांद्रता की इकाई क्या है? वो मोलरिटी है। क्या? मोलरिटी। ऑप्शन बी, सांद्रता की इकाई क्या है? मोलरिटी। तीसरे क्वेश्चन आते हैं कि मोलरिटी का सूत्र क्या है। तो मोलरिटी का सूत्र क्या है? मोलरिटी का सूत्र होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होती है मोलरिटी का फॉर्मूला। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि क्या मोलरिटी तापमान पर निर्भर करती है। तो यस, तापमान पे मोलरिटी निर्भर करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे तापमान बदलते रहती है वैसे मोलरिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये आंसर है, यस। ठीक है, हाँ, चेंज होंगे, तो ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, वो कौन था? हीलियम। कौन सी थी? हीलियम। ठीक है, हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। और हाँ, मैंने ये भी पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि गुब्बारों में हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो नॉन फ्लेमेबल होता है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल होता है मतलब अज्वलनशील होती है, जलती नहीं है वो, इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। फिर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन ज्वलनशील है। तो यस, यह आसानी से जलती है। ठीक है, आसानी से जल जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जल जाती है लेकिन हीलियम गैस नहीं जलती है, इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। समझ में आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सी है। लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है। ठीक है, तो फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे हेमेटाइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। हेमेटाइट से कौन सी धातु प्राप्त होगी? वो लोहा प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे कि ये है, क्योंकि ये अयस्क है तो इसीलिए इससे प्राप्त होंगे हेमेटाइट से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हाँ, फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत में हेमेटाइट कहाँ पे पाई जाती है। तो भारत में हेमेटाइट कहाँ पाई जाती है, वो होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी पाए जाते हैं, झारखंड, मतलब जहाँ पे माइंस होंगे वहाँ पे औसतन पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर का फार्मूला क्या है। ये तो वही वाली बात हो गई। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। H2O अगर पूछ दिया, जैसे ये पानी का सूत्र है, अगर पूछ दिया कि भारी जल का, ये भी एग्ज़ाम में एक बार आई थी, ये आई थिंक 2019 के एग्ज़ाम में आई थी, 2019 का नर्सिंग का एग्ज़ाम में आई थी। ठीक है, तो जो भी भाइयों ने 2019 में अगर आपको कोई सीनियर एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। D2O क्या होता है, D2O भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O। और ऐसे नॉर्मल पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो ये है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, क्वथनांक, क्या, क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली के तारों में कौन सी धातु प्रयोग होती है। बिजली का जो वायर होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, वो तांबा होता है। क्यों, क्योंकि तांबे का जो उसका इलेक्ट्रिसिटी पास करने की पावर होती है ना, वो ज़्यादा होती है एल्युमिनियम लोहे सबसे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर इससे और आ सकता है कि तांबे का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा होता है। ठीक है, रेड एंड ब्राउन। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने बनाया था उसके रिलेटेड, तो मैंने मेंशन कर दिया। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि दूध का पीएच लगभग कितना होता है, वो 6 होता है। कितना होता है, 6। ठीक है, तो अगर इसका पूछेगा कि जो मिल्क है वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, तो क्या है, ये थोड़ा अम्लीय होता है, स्लाइटली अम्लीय होता है, थोड़ा एसिडिक होता है। ठीक है, ठीक है, फिर पूछ सकता है कि दूध खट्टा होने पे क्या होता है। दूध जो होता है वो खट्टा होने पे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलाई, ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। मैंने इसको लेकर चौथी बार पढ़ा रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, क्या ये आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। जो भी भाइयों ने एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं ना, उनसे पूछना कि तैयारी करके जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन सारे पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे आते हैं बिल्कुल लॉलीपॉप। ठीक है, तो याद रखना, आप बिल्कुल इजी पढ़ के जाना। थोड़ी सी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन करना, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें बार बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो ये चीज़ें को ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। फिर पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा
अंग मदद करता है? पौधे की कौन सा अंग मदद करता है? वो कौन सी मदद करता है? वो लीफ होता है ना, पत्ता, पत्ता यहीं पे ये मदद करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इसी के थ्रू प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? के ये सब तो ये चीज़ें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये पूछ सकता है कि पोटेशियम जो है वो धातु है या अधातु, मेटल है या नॉन मेटल? तो ये क्या है? धातु, यानी कि मेटल। ठीक है, क्या है? मेटल है। फिर इससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पोटेशियम का यूज कहाँ पे होता है? ये भी फर्टिलाइज़र में होता है, उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, यहाँ पे जेड होंगे, फर्टिलाइजर्स में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? वो एसिटिक एसिड। मैंने पिछले बार भी बताया था कि अम्ल का जितने भी क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेना। जैसे कि अभी पूछ दिया कि विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? वो एसिटिक एसिड। तो ये पूछ सकता है कि जो एसिटिक एसिड होता है उसका रासायनिक स्वभाव कैसा होता है, मतलब केमिकल नेचर कैसा होता है? तो ये जैसे कि कभी पूछ दिया कि रासायनिक एसिटिक एसिड है या फिर विनेगर है, जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल का रासायनिक स्वभाव कैसा है? तो एक कमज़ोर अम्ल है, मतलब वीक एसिड है। आप लोग जब नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाओगे तो जब स्पेशल ग्रुप में जाओगे, आप लैब में लैब टेक्नीशियन बनोगे आर्मी में, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी कि वीक एसिड कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? जो परमाणु का द्रव्यमान इकाई है वो क्या है? वो mu, mu है परमाणु का द्रव्यमान इकाई। ठीक है, क्या है? mu। इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं कि रसायन विज्ञान में mu का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि यह परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए होता है। जो परमाणु के द्रव्यमान होता है उसको मापने के लिए mu का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा कण mu में मापा जाता है? तो एटम जो होते हैं, एटम्स, परमाणु, जो परमाणु होते हैं उसको mu में मापते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयोग होती है? वो होती है जिंक। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन को भी कवर करना है, और जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टफ आएंगे क्वेश्चन उसको मैं कवर करते चल रहा हूँ। ठीक है, कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? जिंक। भाई गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जो रस्टिंग होता है, जंग जिसको बोलते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर जो उसके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी परत लगाई जाती है? तो जिंक जो होता है, जिंक की एक कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो आप बता सकते हो जिंक की परत लगाई जाती है, ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, ये है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। फिर पूछ सकता है कि वाशिंग सोडा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्लीनिंग क्लॉथ के लिए, कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाशिंग सोडा किस प्रकार के पानी को नरम करता है? जो हार्ड वाटर होते हैं
हार्ड वाटर जो होते हैं उसको नरम कर देता है, मतलब उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि जो भी मैल है, जो डस्ट है, वो इजीली बाहर आ सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो किस गैस का जिम्मेदार है, किस गैस जिम्मेदार है इसके लिए? वो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। कौन सी गैस होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें होता क्या है भाई, जो CO2 होता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो हाँ, अभी जो करंट सिनेरियो में है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, तो मतलब CO2 का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इससे इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्यों इस पर रोका जाता है? जैसे दिल्ली सरकार अभी घोषणा की है कि सारे कार, जो भी जितने भी कार हैं, जो गाड़ी हैं, कार हैं, बाइक हैं, उससे क्या होते हैं? CO2 का निकलते हैं, जो बाहर ऊपर जाकर वायुमंडल में उसके लेयर को ब्रेक डाउन करते हैं और काफ़ी सारे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि अगर पूछ दिया कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बताइए क्या होता है, तो जो ग्लेशियर ये सब है, हिमनद ये सब जो है, तो ग्लेशियर ये सब का पिघलना जो होता है CO2 के प्रभाव से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में जल ऊपर कैसे आता है? वो जाइलम, जो जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पौधों में जल को ये करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। और जो फ्लोएम होता है, जैसे फ्लोएम ही है, जाइलम तो जल के लिए है और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए है, खाना के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि जाइलम पानी कहाँ से ले जाता है? वो रूट से ले जाता है। स्वाभाविक है कि पानी जो होगा वो रूट से ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? मूत्र का निर्माण जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड जो होता है फिल्टर होता है किडनी में। किडनी में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्टर होता है। तो स्वाभाविक है कि जब यहाँ पे ब्लड का फिल्टर हो रहा है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे ब्लड हो हुआ यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, तो यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में आता है, किडनी में आकर उसको थ्रू, और जो यूरिन ब्लैडर है उसमें आकर स्टोर होता है। ठीक है, तो चीज़ें होती है। तो किडनी का काम क्या होता है? अगर पूछ दिया कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सोच सकता है कि जैसे मानव शरीर में किडनी कितनी होती है? वो 1 पेयर में होती है, 1 पेयर यानी कि 2। ठीक है, मानव शरीर में 2 किडनी होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? वो तो जो रिकेट्स, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी VIP क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है बीमारी? वो रिकेट्स होती है, जो पैर को बॉ शेप में कर देता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, वो बॉ शेप में, मतलब धनुष के आकार की थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल पैर ऐसे होते हैं, तो ये बॉ शेप में हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो ये होता है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? वो सनलाइट से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि विटामिन डी की कमी से कौन सी, मतलब किस अंग को ज़्यादा इफेक्ट होती है? वो बोन्स होते हैं, वो इफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकी का जनक कौन सा है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन सा है? वो मेंडल है। कौन? मेंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेंडल ने किसका अध्ययन किया था? व्हाट डिड मेंडल स्टडी? तो वो जो हेरेडिटी होता है, हेरेडिटी मतलब क्या होता है?
वंशानुक्रम, क्रम, ठीक है, ये होता है। तो मेंडल ने इसी का स्टडी किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे पे किए थे, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पौधे पे किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि 11-12 में पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। वो पी मतलब क्या होता है, मटर का पौधा, मटर का पौधा पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख लेना आप अपने नोटबुक में। पसलियों के जोड़े कितने हैं, तो कितने हैं, 12। इसको अब इस बार नहीं बताऊंगा, मैंने काफ़ी बार बताया है, तो आप आई होप आप सबको पता होगा। जिन भाइयों को पता नहीं होगा वो जाकर प्रीवियस वीडियो में देख ले, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन मैंने इकट्ठा करके रखा हूँ, ठीक है। तो 12 होते हैं। 12 क्या होते हैं, जैसे कि फिर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि पसलियाँ शरीर में किसकी रक्षा करती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि हार्ट और लंग्स का सुरक्षा कवच है। फिर पूछ सकता है कि रिब्स आर पार्ट्स ऑफ विच सिस्टम, मतलब किस सिस्टम का पार्ट्स है। जो रिब्स हैं वो मतलब पसलियाँ किस प्रणाली का भाग है, वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो कौन सा प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग होने से, वो करता है प्लेटलेट, सॉरी हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है कौन, वो होता है प्लेटलेट, ठीक है। तो ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। फिर इससे क्वेश्चन आ सकता है क्या, क्वेश्चन इससे आ सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन इससे मान ली कि कभी पूछ भी दिया कि जो प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है, वो रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रक्त कौन सी रक्त कोशिकाएं खून बहाना रोकती है, तो ये भी प्लेटलेट। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेप्सिन कहाँ बनता है। पेप्सिन स्टोमच में बनता है, पेट में बनता है, ठीक है। पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है, पूछ सकता है पेप्सिन जो है किस प्रकार का एंजाइम है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है, ऐसा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य शरीर का टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता हो, थर्मोमीटर, ठीक है। ये सारे इजी क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, तो वो हीमोग्लोबिन करता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि जैसे कि यदि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होते हैं, किस बीमारी होता है, कौन सी बीमारी कॉज होते हैं, तो वो एनीमिया जो होते हैं लो HB के कारण होता है, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा खनिज उपयोगी है, मतलब विच मिनरल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो, आयरन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पौधे श्वसन करते हैं, तो
ये नहीं है, ये केवल रात को है। तो कब करते हैं श्वसन? वो दिन और रात को, ठीक है, दिन और रात को श्वसन करते हैं पौधे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आँख का संवेदनशील भाग कौन सा है? वो रेटिना है। सॉरी, इसको फिक्स करता हूँ पहले। जो आँख का संवेदनशील एरिया है वो क्या है? रेटिना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। फिर इससे क्वेश्चन आ सकता है कि रेटिना में कौन सी कोशिका प्रकाश पहचानती है? जो रेटिना है, रेटिना में कौन सा कोशिका मतलब सेल प्रकाश को पहचानती है? वो रॉड्स एंड कॉन्स। क्या है? रॉड्स एंड कॉन्स जो है सेल, वो प्रकाश को पहचान जाती है, ठीक है, डिटेक्ट करती है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि रेटिना में कौन सा भाग छवि बनता है? मतलब आँख का कौन सा भाग छवि बनाता है? वो भी रेटिना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। मैंने बार बार बोला था नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स होता है, अभी बताया, विटामिन डी की कमी से। बेरी B1 और स्कर्वी सी, ये सारे चीज़ें हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी है, जो कान में होती है, ठीक है। तो स्टेपिस का क्या काम होता है? वो हेल्प करता है लिसनिंग में, मतलब हियरिंग में, ठीक है, हियरिंग में। तो ये सारे क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होती है? वो स्टोमाटा, जो रंध्र होते हैं उसके थ्रू पौधों में गैस का आदान और प्रदान होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि रंध्रों जो होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि रंध्रों में पत्तियों में कौन सी गैस प्रवेश करती है? वो CO2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा कि रंध्रों से पत्तियों में कौन सी गैस प्रवेश करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, ठीक है। इससे और क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि श्वसन के अलावा रंध्र किस प्रक्रिया में मदद करते हैं? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरबीसी कहाँ बनती है? सबको पता है, बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। फिर ये भी आ सकता है कि जैसे अस्थि मज्जा हो गया, बोन मैरो, ठीक है। तो अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? वो मतलब किस प्रकार का टिश्यू है? ऊतक मतलब क्या होता है? टिश्यू। तो ये सॉफ्ट टिश्यू है। क्या है? सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अस्थि मज्जा कौन सी रक्त कोशिका बनाती है? जो बोन मैरो है कौन सा रक्त कोशिका बनाती है? तो बनाती है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जितने भी हैं ये बोन मैरो ही बनाते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, ये सारे बोन मैरो ही बनाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक्ति किसकी दर है? शक्ति किसका दर है? वो कार्य का। क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग, किसकी दर है, मतलब किसकी दर है? रेट ऑफ डूइंग, तो वो क्या है? कार्य का दर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? जो शक्ति है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? वो वाट,
ठीक है, क्या है, वाट है शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है इससे कि शक्ति किन दो मात्राओं पर निर्भर करती है, मतलब पावर डिपेंड ऑन विच टू क्वांटिटीज। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, कार्य और समय पर। ठीक है, कार्य और समय पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि आप सभी को पता है केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि परम शून्य तापमान क्या होता है। परम शून्य मतलब इससे नीचे कोई टेम्परेचर ही ना हो, वो होता है 0 केल्विन। क्यों होता है 0 केल्विन? क्योंकि इसका यूनिट जो टेम्परेचर हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका यूनिट ही होता है केल्विन। ठीक है, तो 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर पॉसिबल भी होगा तो उसका अभी तक मेजरमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात में ऊष्मा संचरण किससे होता है, वो विकिरण से होता है। कैसे होता है, विकिरण, आप सबको पता होगा विकिरण जो रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऊष्मा बिना माध्यम के जा सकती है, तो हाँ बिना माध्यम के जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए, विकिरण चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य ऊष्मा जो होता है, सूर्य का जो ऊष्मा होता है किस विधि से भेजता है। जैसे सूर्य का जो हीट आ रहे हैं हमारे पास कैसे आ रहे हैं, वो भी रेडिएशन के थ्रू आ रहे हैं। किसके थ्रू आ रहे हैं, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हाँ जीडी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ए मीटर क्या मापता है, जो व्हाट डज एन ए मीटर मेजर। तो क्या करता है, ए मीटर जो है क्या चीज़ को मापता है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होता है उसका मेजरमेंट करता है ए मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, विद्युत धारा किस इकाई में मापी जाती है, वो ए मीटर। विद्युत धारा जो है किस इकाई में मापी जाती है, तो ए मीटर। मतलब पलट दिया क्वेश्चन को, ए मीटर क्या मापता है, तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो ए मीटर। दोनों को बस पलट दिया है क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन आ सकता है, हाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम। ये काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है नर्सिंग के लिए। नर्सिंग और वेटनरी सब जो भी जितने भी टेक्निकल ट्रेड है और ये टेक्निकल जितने भी ट्रेड है, ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन में पूछी जाती थी, 17, 18, 19 में पूछी जा गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, V बराबर क्या है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जैसे कि यदि प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़े तो धारा का क्या होगा। धारा क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन ये भी आया है कि यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा का क्या होगा। जैसे कि ये कोई एक समझो कि आप करंट सप्लाई हो रही है इससे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, कहीं यहाँ पे ऑब्स्टेकल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें धारा का क्या होगा। जैसे जो धारा जा रही है उसमें धारा क्या होगा, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, धारा क्या होंगी, कम हो जाएंगी।
इधर जाने वाली, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा का क्या होगा, वो धारा कम हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओम का नियम है, जो ये ओम का नियम है वो किन राशियों से संबंधित है, मतलब किन दो राशियों से संबंधित है। तो क्या है, हो गया वोल्ट और रेजिस्टेंस। ये दो राशि है जो वोल्ट है और रेजिस्टेंस, ये दो राशियों से संबंधित है, रिलेटेड है ओम का नियम। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ से जीके सेक्शन आ गया। तो आप सभी को पता है कि नर्सिंग असिस्टेंट में जस्ट जीडी की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीडी में क्या है, जीडी में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो राजस्थान, सबको पता होना चाहिए कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान जो होते हैं, जो राजस्थान है उसमें मुख्य रूप से कौन सा मरुस्थल है, मतलब कौन सा डिजर्ट है। वो सबसे फेमस मरुस्थल क्या है, थार, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट क्या है, सबसे फेमस मरुस्थल है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, वो घूमर, घूमर जो है वो राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये क्या है, नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है, मतलब ये वर्ल्ड का है, ठीक है, WORLD, ये वर्ल्ड का है, ठीक है। तो सबसे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। हम लोग कौन सी महाद्वीप में रखते हैं, एशिया में, लेकिन जो नील नदी है वो कौन सी महाद्वीप में बहती है, वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड का। अगर इंडिया का पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाएंगे गंगा, ठीक है। गंगा सबसे लंबी नदी है, वो भारत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इससे अब क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे कौन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि कौन सी पक्षी अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है, पीकॉक हो गया। फिर पूछ सकता है कि पीकॉक जो है किस ऋतु से जुड़ा हुआ है, तो मानसून, मानसून जो है क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है वीडियो में, इंडियन, एक सेकेंड, हाँ, क्या इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे पूछ दिया कि कभी इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि इसरो का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है, तो ये स्पेस रिसर्च, यानी कि स्पेस रिसर्च जो है वो इसरो का काम है, ठीक है, स्पेस रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसरो कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण यान उपयोग करता है। तो देखो ये अपडेट होते रहते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, PSLV जो है, PSLV जो सेटेलाइट है उसको उससे लॉन्च करता है। ठीक है, PSLV। ठीक है, तो अगर पूछ दिया कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। PSLV का क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, एक व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर से रिलेटेड क्वेश्चन तो और आई होप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वंदे मातरम किसने लिखा। तो आप सबको नर्सरी से पढ़ना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वंदे मातरम जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वंदे मातरम जो है मूल रूप से किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था वंदे मातरम। ठीक है, ये फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। ठीक है, बानियान। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बरगद का पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है। ये छाया और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, बस ये आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, मतलब भारत का जो नेशनल चीज़ें हैं वो एक क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, और एक करेंट में पूछेंगे, याद रखना आप। फिर क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये तो जो भाई जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये मोटिवेशन का चीज़ है। फिर पूछ दिया कि कारगिल युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये कारगिल में हुआ था, जो कि एक जम्मू कश्मीर की जगह है। ठीक है, ऑपरेशन विजय आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऑपरेशन विजय भी हुआ था, कारगिल युद्ध में ही कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखना आप सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करवाते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का जो टेन्योर होता है, वर्षकाल, वो कितने साल का होता है, वो 5 ईयर का होता है। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है प्रधानमंत्री संसद के किस सदन से होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद के किस सदन से होते हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं, 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोनों सदन में आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में। ठीक है, लोकसभा जो इलेक्शन जो होती है वो लोकसभा के थ्रू होती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि अभी मैंने बताया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम को, ठीक है, और वो बंगाली लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत कब गाया जाता है। तो राष्ट्रीय अवसर यानी नेशनल ऑकेजन पर, जैसे कि रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, इन चीज़ों पे राष्ट्रगीत को गाया जाता है। तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, ये दोनों में क्या डिफरेंट क्या है। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान क्या है, वो जन गण मन अधिनायक जय है, जन गण मन, ये जो है ये राष्ट्रगान है। तो इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होना, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रगीत कौन सी भावना जगाता है। वो पैट्रियोटिज्म जो होता है, देशभक्ति का जो भावना होता है, वो उससे इंस्पायर होती है, ठीक है। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यूएनए जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो कौन सी साल में हुआ था। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, यूएनओ 1945 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, अगर क्वेश्चन में, हाँ काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है यूएनओ का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि जो यूएनओ हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूएनओ का मुख्य इसका क्या होता है, यूएनओ का हिंदी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य अंग हैं, तो 6 है। कितने, 6 जो है वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं, ठीक है। तो जो यूएनओ जो है वो क्यों बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों बनाया गया था, वो विश्व को शांति जो मेंटेन कर रखता है, मतलब टू मेंटेन टू वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व को शांति को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए यूएनओ को बनाया गया था, ठीक है। तो इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ ये कब हुआ था, 1945 को, जो कि अगर डेट पूछ दिया तो क्या है, अक्टूबर 24 को 1945, ठीक है। इसमें अभी करंट मेंबर है 193 मेंबर हैं, ठीक है, 2026 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हो गया। फिर चलते हैं 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बच रहे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है मैथ रीजनिंग काफ़ी मज़ा आता है सॉल्व करने में, जिन भाइयों को अच्छे से आता है। तो मैथ का एक क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 800 पे मतलब क्या खरीदा है, और 20% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि इसका 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो वो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इतना पे खरीदा गया था, इतना लाभ हुआ, तो यानी 800 और ऐड कर देंगे 160, तो कितना हो गया 960, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5000 पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज है, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यानी कि 8% की। तो ये मान लीजिए कि साधारण ब्याज है तो 8 दूनी 16 मान सकते हैं ना, 16%, यानी कि एक साल में 8%, दूसरे साल में 8%, तो 16%, ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5000 जो 5000 का 16%, 5000 का 16% कितना होगा, 800, तो आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। समझ में आया। 5000 का 16% निकाल दो, डायरेक्ट जो भी आएंगे वो आंसर हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योग क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप सभी भाइयों ने इससे एक पता होगा कि कितने भाइयों ने वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कितने दिल से देख रहे हैं और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी भाइयों तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे। और इससे इजी ये भी पूछा गया था 2018 का जीडी में, हाँ 2018 में जीडी में पूछा गया था, क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका कुल योग कितना होगा। ठीक है, तो इसका आई होप सब भाइयों को पता होगा, तो आप एक कमेंट में इसका आंसर बताना। आप आंसर तो एक्चुअली लिखा हुआ है, आप पेपर पे सोल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, ठीक है। तो आपके लिए 48 नंबर क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है। फिर क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि विषम मतलब ऑड चुनना है। एक इसमें क्या है, ऑड लेटर ऑड दिया हुआ है, उसको चुनना है। जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, मरीज हो गया, सर्जन हो गया। तो इसमें ऑड देख कर ही पता चल रहा है कि मरीज होगा। मरीज क्यों होगा, ये जो सारे चीज़ें हैं वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मरीज ये नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये तो बिल्कुल ईजी है। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो डी बराबर 4, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सभी भाइयों को क्वेश्चन अच्छी लगी हो और अच्छी से तैयारी की होंगे। तो आई होप जल्दी ही आने वाली है। जैसे जो भी भाइयों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती आई है लखनऊ में, उसकी एग्ज़ाम होने वाली है मार्च का फर्स्ट वीक में। तो उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे आई होप। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाइयों को कि ऐसा ही वीडियो को वॉच करते रहें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। और आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ कि जो भाइयों ने अब तक सारे वीडियो वॉच किया हो, अच्छे से देखा हो, अच्छे से सॉल्यूशन किया हो, तो उनके लिए बहुत ईजी होंगे और आउट ऑफ 50 45 तो करके ही आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है जो भाइयों अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। तो चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।